Hello students, welcome to GDC nursing classes. As now we are continuing with chemistry, we have completed two topics which were some basic concepts of chemistry and structure of atom. Okay? तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और उसके बाद बैक टू बैक उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ओके, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? नेचर में कोई भी चीज अगर देखी जाए तो स्टेबल नहीं है, किसी ना किसी चीज को लेकर स्टेबिलिटी गेन करना ही होता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग है या फिर अगर हम बात करें सिर्फ एक मैटर की बात करें, जो मैटर जो कि बोला जाता है एनीथिंग अराउंड अस दैट हैव स्पेस इज मैटर. ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई ना कोई स्टेप फॉलो करना पड़ता है. उसी तरीके से केमिस्ट्री में केमिकल्स को, यानी कि हमारे मैटर बोले, एटम बोले या एलिमेंट्स बोले, जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अलग अलग एटम्स से जाकर बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, अगर एक एटम दूसरे एटम से जाकर बॉन्ड बनाता है तो वो किसके बेसिस पे बनाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बनाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अभी तक बाहर आ रहे हैं, ये हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही आएगा. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे और बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, तो अब आगे इसके बेसिस पे किस किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे और किस किस टाइप से बॉन्डिंग होगी और उसकी एनर्जी क्या होगी उसको हम देखेंगे. आइए चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिपल बॉन्ड? किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड, क्या सब कुछ होता है. तो भाई देखो, अगर कोई एटम ए कोई एटम बी से मिल जाए जाकर, ठीक है, कोई बॉन्ड बना ले, तो वो किसी बेसिस पे बनाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर ये बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब ए के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बी के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है. ये मैं बात कर रही हूँ आखिरी शेल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख चुके हैं. अब हम आगे बात कर रहे हैं वैलेंस शेल की. ठीक है, वैलेंस शेल जो है, जो कि आखिरी शेल होती है, उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, और अगर जो इधर वाला एटम है उसमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर वाला एटम जो है उसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है और उसको 8 कंप्लीट करने हैं. तो ये उसके लिए काफी बड़ा टास्क है. तो वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन की बात है तो छोड़ देते हैं. और बी जिसके पास 5 है, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता, इसीलिए ये क्या कोशिश करेगा कि अच्छा 5 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ताकि 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सके, ताकि स्टेबिलिटी गेन की जा सके. सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है. तो अगर इस टाइप का केस आता है तो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड. अब बात आती है, अगर किसी एलिमेंट के पास लगभग 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी नहीं कर सकता और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता ना, दैट्स व्हाई. तब यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनता है, दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग से बनता है. ये कहता है ठीक है ना, तुम्हारी कि मतलब ना मैं तुम्हें दे सकता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, ना तुम ले सकते हो, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक और बॉन्ड बनता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मोस्टली शेयरिंग 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे होती है. ठीक है, क्योंकि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं वो भी इतने स्टेबल नहीं है कि अपने 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें. तो जिनकी भी आखिरी शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे. ठीक, अब कोवेलेंट बॉन्ड में कैटेगरी, सब कैटेगरी होती है. कौन सी होती है? देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में एक कैटेगरी होती है कि
अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कैसे? मान लो कोई ए एटम है, उसके पास 1 2 3 4 और हम कह सकते हैं 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। कोई बी एटम है, उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत। तो यहाँ पर क्या हो गई, इन्होंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डबल बॉन्ड की तरफ देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक एटम ए है और दूसरा बी है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी कितने हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इन्होंने कहा चलो 2 तुम रख लो और 2 हम तुम्हारे शेयर कर लेते, तो दोनों के पास अब काउंट कितने हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए? 2 2। तो हम कह सकते हैं ना कि ए और बी के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो डबल। ट्रिपल कैसे बनेगा? अगर किसी एटम के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की जरूरत है, यहाँ भी 5 है, 3 की जरूरत है, हो गई शेयरिंग, कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये 3 तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो सिंगल, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो डबल, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो ट्रिपल। अब ऐसा क्यों नहीं है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो भी बॉन्ड बन जाए? भाई देखो, ऐसा है कि 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो इतनी जगह नहीं बचेगी, स्पेस नहीं बचेगा, वो बिल्कुल ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, तो इस वजह से वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है, और ए और बी ट्रिपल बॉन्ड तक ही सीमित है ये चीजें। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए जरूरी नहीं है कि सबके पास, जैसे इसके पास मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इधर इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, इधर इधर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो डिफरेंट टाइप की स्टेबिलिटी पे बेस करेगा वो। ठीक है, बाकी आगे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है Cl2। आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा? 2,6। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इधर भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि इनका जो बॉन्ड बनेगा वो O डबल बॉन्ड O, ये हमारा डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ट्रिपल बॉन्ड पूछा है। कोई बात नहीं, O जो है वो डबल बॉन्ड है, हटा देते हैं उसको। अब हम N2 की बात कर लेते हैं। N2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,5। ठीक है, तो 2,5 नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब क्या होगा? अब नाइट्रोजन इधर से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 8। 3 लेगा तो कितने हो जाएगा? 8। इधर से भी क्या लेगा? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई? 1 2 3, यानी कि अब जो बॉन्ड बन रहा है वो एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो हो सकता है ये आंसर करेक्ट हो, लेकिन अभी तक 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बड़ी आसानी से यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। लास्ट है Cl2, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब देखिए, ये क्लोरीन ने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया और ये इधर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड इनमें से हमारा कौन सा है? बी। N2 में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप कंफ्यूज हैं, तो उसको सबसे पहले जाके पढ़े, ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए, तभी आप केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली, अभी हमने पीछे पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? व्हेन द लास्ट शेल कंटेन्स 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, लगभग 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास,
तो वो तो हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं आखिरी शेल से, साइज भी काफी बड़ा है, तो ऐसा करते दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसका एक और नाम भी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आप जनरली अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, बैड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। देखो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको टैकल करने का बहुत आसान तरीका होता है। पहला तो ये कि आपको कैटेगरी पता है, आपने तुरंत टिक कर दिया। दूसरा, जब इस तरीके से पूछ लेना गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और बैड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है गुड और बैड वाली, मतलब इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में हमारा आंसर जरूर आ रहा होगा। तो सबसे पहले इन्हीं ऑप्शंस को टैकल करना चाहिए। बट वी विल टॉक फ्रॉम ए, इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो काफी पोलर होते हैं। पोलर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? पोलर का मतलब ये, एटम ए रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटम बी ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो कह रहा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, हमारा भला हो जाए। तो यानी कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, और जब डिफरेंट है तो हम लोग कहते हैं ना पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये पोल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये अच्छे खासे पोलर होते हैं, इनके पोल्स होते हैं। और अगर ये पोलर है तो वाटर तो वैसे भी पोलर है, क्योंकि वाटर जो है वो इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी और भी बात करेंगे। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, या आपने कई बार सुना होगा। क्यों होता है पोलर? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग ही ऐसी, भाई हाइड्रोजन बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर भी पोल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पोलर में पोलर ही डिसॉल्व होगा ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ओके। तो पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा। ये क्या पूछ रहे हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर? ऐसा नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स हमेशा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपको बता दूं मोस्टली या 95% ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर पे और कार्बन की बॉन्ड, क्योंकि वो मोस्टली कार्बन से बने होते हैं, कार्बन से बने हैं तो शेयरिंग से बने हैं, और अगर शेयरिंग से बने हैं तो उनके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो नॉन पोलर इन नेचर हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल की, सॉलिड की जो पिघली हुई फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं मोल्टन स्टेट। बस उसको पिघला दो और कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। तो वो गुड कंडक्टर है या नहीं? भाई देखो ऐसा है, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब अच्छा खासा चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो वो गुड कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर? ऑब्वियसली गुड कंडक्टर होंगे, दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। द बॉन्ड इन HCl इज आयनिक कोवेलेंट मेटेलिक हाइड्रोजन। भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, अभी अभी पढ़ा हमने। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? देखो मेटेलिक बॉन्ड बहुत सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पे मेटल कोई भी रखा हुआ है, जैसे मान लो हम आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये जो मेटल के पार्टिकल्स हैं डेफिनेटली सॉलिड इन स्टेट है। सॉलिड इन स्टेट है तो पास पास में है, पास पास में है तो एक दूसरे के ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर देते हैं। कई बार अगर ये कोई आयरन है, सिल्वर है, इस टाइप के मेटल्स हैं तो वो ओवरलैप इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई दूसरे मेटल्स होते हैं, मतलब चाहे वो डी ब्लॉक के मेटल्स हो, चाहे वो एल्कली मेटल्स हो, चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, वो सारे के सारे जो हैं उनमें एक बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं और उनमें थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? भाई हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। चाहे उसके सामने तुम ऑक्सीजन रख दो, चाहे तुम उसके सामने नाइट्रोजन रख दो, चाहे तुम उसके सामने फ्लोरीन रख दो, और चाहे तुम इसका ये इलेक्ट्रॉन ले भी जाओ, ये इलेक्ट्रॉन ले गए, अब इसका खाली ऑर्बिटल भी है ना, खाली ऑर्बिटल है बिल्कुल, मान लो, ठीक है, खाली ऑर्बिटल है,
तब भी ये खाली ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट लोन पेयर से अट्रैक्ट हो जाएगा। भाई इनके पास तो अच्छे खासे लोन पेयर है ना, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो खाली ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन का, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के भरे हुए ऑर्बिटल्स को देखकर उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो उस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बनता है और बहुत ही वीक होता है। क्वेश्चन में क्या है, HCl में कैसा बॉन्ड बनेगा? चलिए आप देख लेते हैं कि HCl में कैसा बॉन्ड बनेगा। भाई देखो, हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। ओके, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। वो भी किसके पास है? एक क्लोरीन के पास है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, शेयर कर लेते हैं। नाउ दे शेयर्ड, और इस शेयरिंग की वजह से इनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया शेयरिंग का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें और भी केसेस होते हैं कि इट इज नॉट प्योरली कोवलेंट, इसमें कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, बाकी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अभी तक तो हमने 2 बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कौन सा बॉन्ड आ गया? और इससे ज्यादा भी पढ़े भी जो ऑप्शंस में थे, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक नया बॉन्ड आ गया, कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, अगर कोई एलिमेंट जिसके पास एक ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहीं पर, जैसे मान लो ये हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने यहां तक के ऑर्बिटल से तो कर ली बॉन्डिंग, ठीक है, शेयरिंग कर ली या आयनिक बॉन्ड बना दिया, ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी कर लिया। ये 2 जो पेयर्स हैं, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हैं और है ये आखिरी शेल में। भाई ऐसा किस में होता है? ऐसा हमारे ऑक्सीजन में हो जाता है, ऐसा हमारे मोस्टली नाइट्रोजन में हो जाता है। साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा लोन पेयर डोनेट करता है। ऑक्सीजन तो लोन पेयर इवन ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन अपना पूरा पूरा पेयर उठा के डोनेट कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को जिसमें लोन पेयर का डोनेशन हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। ओके, अब ऑप्शंस क्या है? HCl, NH3, NH4 पॉजिटिव एंड NaCl। सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। HCl हमने जस्ट अभी करा, कौन सा बॉन्ड था ये? कोवेलेंट। जस्ट अभी हमने पढ़ा है HCl जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। NH3 मतलब अमोनिया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या हो गया? शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई, लोन पेयर ये आ गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गई। कहीं पर से भी तुम्हें लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, तो यानी कि ये भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। अब तीसरा ऑप्शन है NH4 पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं NH4 पॉजिटिव की। तो NH3 तो हमने बना ही लिया है, ये H पॉजिटिव है। मान लो ये बेचारा आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था और नाइट्रोजन को इसके ऊपर बहुत तरस आ गया, इसने पूरा अपना लोन पेयर उठा के डोनेट कर दिया। लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो यानी कि किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? NH4 पॉजिटिव में। NaCl अगेन अभी हमने एग्जांपल पढ़ा है, इट इज आयनिक बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम गिव्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इफ देयर इज अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी एटम की, एलिमेंट के एटम की, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसको बोलते हैं। ऑप्शंस में क्या पूछा है हमसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्वेश्चन में क्या पूछा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम गिव्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अगर मान लो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हमें क्या बताएगा? टाइप ऑफ बॉन्ड, एटॉमिक नंबर, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास। भाई देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो वो हमेशा आयनिक बॉन्ड का होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को सब कुछ डिफरेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट चाहिए, एलिमेंट भी मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है, एंथैल्पी डिफरेंस भी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा मतलब वो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ही कम आ रहा है, मतलब लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, तो वो जो कंपाउंड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक तरफ ऑर्बिटल खाली होना चाहिए और एक तरफ फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस हमें क्या बताता है? टाइप ऑफ बॉन्ड। और ऑप्शंस में क्या दिया है? एटॉमिक नंबर, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक नंबर तो रदरफोर्ड ने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं। मॉलिक्यूलर मास, ये तो हम अलग से एटॉमिक मास यूनिट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, या मेटालिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? भाई देखो ऐसा है, अगर कोई एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, ठीक है, या कोई एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, ये होता है हमारा ट्रांसफर और ये होता है हमारा शेयरिंग, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन खाली ऑर्बिटल के साथ बैठा है तो वो किसी भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मेटालिक बॉन्ड, एटम पास में रखे हुए हैं, उनमें किसी भी तरीके की कोई अलग से बॉन्डिंग या ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो पास में रखे हुए हैं, तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है, तो वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हमारा ये कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते, तो इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिशन है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो भाई ऐसा है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बनते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब हो गया कि जब वो ज्वाइन हुए हैं एटम्स तो बहुत सारी एनर्जी उन्होंने रिलीज करी है। नाउ वी कैन से कि इसीलिए आयनिक बॉन्ड में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी की वजह से वो बहुत जल्दी टूटते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मेटालिक बॉन्ड्स आर फाउंड इन। मेटालिक बॉन्ड किस में मिलेंगे भाई? अभी हमने कहा मेटल पास में रखे हैं, तो नॉन मेटल, नोबल गैसेस, मेटलॉइड्स। नॉन मेटल में मेटालिक बॉन्ड कैसे मिल जाएगा? नोबल गैसेस ये तो खुद ही स्टेबल हैं और मोस्टली मतलब नॉन मेटल्स ही हैं, तो फिर ये कैसे बना लेंगी मेटालिक बॉन्ड? मेटल्स जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड, तो मेटल्स में ही मेटालिक बॉन्ड मिलता है। मेटलॉइड्स ये एक ऐसी कैटेगरी है, थोड़ी थोड़ी मेटल और थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल? अभी हमने पोलैरिटी की बात करी थी। कोई ऐसे एटम्स होते हैं कि अगर ए एटम है और बी एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये हाईली पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये बड़ा पॉजिटिव फील कर रहा है, मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ये बड़ा निगेटिव हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, अब क्या करें? तो लो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स डेवलप हो गए, यानी कि इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो पोलर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले। और पोलर कब होंगे भाई? जब अलग अलग टाइप के एटम मिलेंगे। जब सेम टाइप्स के एटम मिलेंगे तब थोड़ी ना वो पोलैरिटी डेवलप कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस होंगी चीजें, तभी तो वो पोलैरिटी डेवलप कर पाएंगे। तो ऑप्शंस में हमारा है Cl2, H2, HClO2। Cl2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, H2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, HCl हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर ये सेम है तो कौन सा क्लोरीन बहुत ज्यादा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, ये हम कैसे पता करेंगे? बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते। हाइड्रोजन में पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। HCl में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में H इज highly positive, contains highly positive charge and chlorine is highly negative. So C option will be the correct answer. Next, which type of bond is present in sodium chloride? Sodium chloride में कैसा bond present होगा? सोडियम ये है और ये है क्लोरीन। सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आखिरी शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन कैन अट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो लो सोडियम ने से इलेक्ट्रॉन दे दिया और सोडियम भी स्टेबल, क्लोरीन भी स्टेबल। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवेलेंट बनता है क्या? शेयरिंग से बनता है। कोऑर्डिनेट बनता है, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर से बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है खाली ऑर्बिटल और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ बनता है। तो आयनिक बनता है, बिल्कुल NaCl इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आयनिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट, विच कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फाइनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? व्हेन हाइड्रोजन
is having a free orbital or empty orbital, it gets attracted to the lone pairs of either fluorine or either nitrogen और इधर ऑक्सीजन, किसी के भी लोन पेयर से अट्रैक्शन शो कर देना, एक खाली ऑर्बिटल का किसी बड़े ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाना हाइड्रोजन के, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से कुछ इस तरह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। भाई यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि ये हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बना, क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं NH3, नाइट्रोजन जो है उसके पास ये 3 हाइड्रोजन है और एक ये लोन पेयर है, लेकिन इस इधर तो हाइड्रोजन के पास एक ये खाली ऑर्बिटल होगा कि हाइड्रोजन ने अपने नाइट्रोजन से शेयर कर लिया। पर अगर हम बात करें एक दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करें एक दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल की, तो बेटा ये हाइड्रोजन का खाली ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर से अट्रैक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अमोनिया NH3 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी दो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल विद लीनियर शेप इज, मॉलिक्यूल ऐसा जिसका लीनियर शेप हो। ठीक है, देख लेते हैं CH4, कार्बन में तो 4 एटम्स हैं, जिसके पास 4 एटम्स हैं उसका शेप लीनियर कब से होने लगा? कभी नहीं हो सकता। इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ये सब हमें किसने बताया है कि किसका शेप कौन सा होगा? VSEPR। VSEPR एक ऐसी थ्योरी है जिसने फाइनली हमको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। फिर उसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठाए गए थे, फिर उसके बाद और अलग अलग थ्योरीज आई, फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आई जिसने शेप्स को और अच्छे से बताया कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और एक्चुअली में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज क्या हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मल जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके शेप के बारे में हमें VSEPR ने बता दिया था। फिर आ गया NH3। ठीक है, तो NH3 जो है वो कुछ इस तरीके का होता है और इसमें क्या होता है? एक लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से ये बेचारे दोनों हाइड्रोजन जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, वरना AB3 टाइप ज्योमेट्री तो कुछ इस तरीके की होती है ना, AB3 मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होती है, यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता है जिसकी वजह से ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो हल्के से प्रेशराइज हो जाते हैं। तो लीनियर शेप तो इसका भी नहीं हुआ। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पास कोई लोन पेयर है नहीं जो वो बॉन्ड को प्रेशराइज कर सके, तो CO2 बिल्कुल बिल्कुल सीधा बन जाता है 180 डिग्री के एंगल पे, हेंस इट विल बी द लीनियर मॉलिक्यूल। ओके, H2O के स्ट्रक्चर के बारे में हमने अभी पढ़ा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है और साथ में 2 लोन पेयर है। होना तो इसको लीनियर चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन इन लोन पेयर की वजह से, ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं उसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़े से झुक जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, लीनियर ज्योमेट्री। द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज, मीथेन में क्या बॉन्ड एंगल होगा? सबसे पहले मीथेन की ज्योमेट्री देख लेते हैं। बेटे मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कार्बन मोस्टली अगर सबसे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो उसमें जो एंगल होता है इट इज ऑलवेज 109 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, ये हमारा 109.5 डिग्री या 5 मिनट सॉरी। तो ये हमारा हो सकता है आंसर। CH4 का एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया है। ऑप्शंस में क्या है? 90, 104.5, 109.5, 120. For tetrahedral geometry, the approximate bond angle is 109.5. Okay, तो 109.5 is the correct answer. अलग अलग ज्योमेट्री पे अलग अलग एंगल्स होते हैं। लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कभी कभी कम भी हो जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। चलिए, Which of the following has the highest electronegativity? Highest electronegativity किसकी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? जिसका साइज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली में कौन अट्रैक्ट करना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली में एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर फोर्स तब लगा पाएगा जब एटम का साइज छोटा होगा, जब शेल्स जो है वो कम होंगी तो साइज छोटा होगा तो वो फोर्स लगा लेगा। अगर साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो बैठे हुए हैं वो नाराज हो जाएंगे और उसके बाद वो क्या करने लगेंगे, वो और अलग दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने ही नहीं देंगे। तो उसके लिए हमें साइज कम चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के लिए। अब इसमें से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, भाई पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। तो यानी कि इधर से इधर साइज क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? डिक्रीज होता है। और सबसे छोटा साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो किसका है? फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होनी चाहिए? डेफिनेटली फ्लोरीन की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द ऑक्टेट रूल नॉट फॉलोड? किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया गया है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। भाई देखो, CH4 कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए थे वो, और हाइड्रोजन को जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो तो कंप्लीट हो रहे हैं। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 चाहिए होते हैं तो वो कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और चाहिए होता है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, BF3 की बात कर लेते हैं। ये है बोरॉन, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो बोरॉन जो है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्लोरीन को कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बोरॉन से ले रहा है। लेकिन बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीटली डोनेट कर दे तब तो हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर है। ओके, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर और H2O का स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ये दोनों ऑक्सीजन से मिल गए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, कार्बन से मिल गए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। H2O की बात कर लेते हैं। अभी हमने H2O के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो उसे हाइड्रोजन से मिल गए। लेकिन BF3 फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन खुद 3 इलेक्ट्रॉन है उसके पास और फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो भी इसके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। हमें ये पढ़ाया गया ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि इस आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करो, यानी कि ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तभी यही ड्रॉबैक्स हैं ऑक्टेट रूल के। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फाउंड इन। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? भाई देखो, अगर कोई ऑर्बिटल ए कह रही हूं मैं ऐसे ही, और ये ऑर्बिटल बी से कंबाइन कर रहा, तो ये जब कंबाइन कर रहा है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम कहें कि बिल्कुल सीधी सीधी ओवरलैपिंग हो रही है, सीधी सीधी ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक, और अगर ओवरलैपिंग जो है वो साइड वाइज हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, एस ऑर्बिटल से जुड़ गया, बिल्कुल सीधी सीधी ओवरलैपिंग कर ली, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब अगर पी ऑर्बिटल से जुड़ गया और सीधी सीधी बॉन्डिंग कर ली, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो भी ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर बॉन्डिंग साइड वाइज हो रही है, साइड वाइज मतलब ये और ये ओवरलैपिंग हो रही है, तब बेटा जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा वो? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब हेड ऑन ओवरलैपिंग के रास्ते बंद हो चुके होंगे। भाई पहले तो सीधा रास्ता ही चुनते हैं ना, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के रास्ते तो बंद हो गए, अब हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग का रास्ता बचा है। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ बातें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई जाती हैं कि अगर बॉन्ड सिंगल है तो बड़े आसानी से सिग्मा हो जाएगा, अगर बॉन्ड डबल है तो या एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, अगर बॉन्ड ट्रिपल है तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, क्योंकि बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग का सिर्फ एक ही एंगल होता है। ठीक है, एक ही एंगल पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, बाकी सब जगह साइड वाइज होती है।
तो अब बता दीजिए कि किसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स दोनों होंगे। तो भाई देखो, सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई है, फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी यानी कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा भी होते हैं और पाई भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VSEPR थ्योरी इज यूज्ड टू डिटरमाइन, अभी इससे पहले हमने VSEPR थ्योरी के बारे में ही पढ़ा था। मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें VSEPR का कहीं भी कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में किसने बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसी है जिसने हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में और एनर्जी के बारे में बताया था। मॉलिक्यूलर शेप, अभी अभी हमने बात करी कि हमें बाकी सारे शेप कहाँ से मिले थे, हमें VSEPR थ्योरी से ही बाकी सारे शेप मिले थे। मेल्टिंग पॉइंट को बताने के लिए कोई भी थ्योरी फिलहाल नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हर एक एलिमेंट का, हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूलर शेप बताने के लिए यूज करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉन पोलर इन नेचर, कौन नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक है। पोलर क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता हो। तो ये हमारा HCl पॉजिटिव नेगेटिव। H2O की बात कर लेते हैं भाई, H2O जो है वाटर तो हाईली पोलर इन नेचर है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम बात करें NH3 की, देखो ऐसा है कि अगर हम इस तरीके से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ ट्रांसफर हो गए। तो ये हमारा कह सकते हैं बिल्कुल नॉन पोलर है क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिससे ये पोलैरिटी डेवलप कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक होता है डाइपोल मोमेंट का मतलब डायरेक्शन, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ डायरेक्शन। तो कार्बन ने अपने पॉजिटिवली मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शेयर कर लिए और इधर की तरफ शेयर कर लिए, शेयर करें, ठीक है, डोनेट नहीं करे, जिनकी वजह से ये जो है कंप्लीटली कंपाउंड नॉन पोलर हो गया क्योंकि दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है। अमोनिया का वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट है और अमोनिया स्लाइटली नॉन पोलर भी होती है, लेकिन अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी तो कार्बन इज CO2 इज नॉन पोलर इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में किसने बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया था। इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया था बॉन्ड ऑर्डर के लिए, हमें एक फॉर्मूला मिला था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अपॉन 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या भाई? देखो सिंपल तरीके से मैं समझाती हूं। अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से कंबाइन करता है, ठीक है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से कंबाइन करता है तो केवल एक नया ऑर्बिटल नहीं, 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है तो 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं। एक ऑर्बिटल उस वाले जो ऑर्बिटल्स मिले होते हैं उनसे हाई एनर्जी का होता है और दूसरा जो बनता है वो इनसे लो एनर्जी का होता है। तो भाई जिसका एनर्जी लो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल है तो उस वाले को हम बोल देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जो एनर्जी हाई है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमारी एमओटी ने हमको समझाया था, ठीक। अब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सा ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या है तब तक हम कैसे निकालेंगे कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले O2 1 नेगेटिव की। O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16 और नेगेटिव चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 17। टोटल इलेक्ट्रॉन्स O2 नेगेटिव में कितने हो जाएंगे? 17। O2 की बात कर लेते हैं, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। O2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 15 हो जाएंगे। और O2 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? इट विल बी 18।
ठीक है। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है, सब में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिफरेंट आएगा। भाई सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, और ये हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz, और उसके बाद कौन आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा पाई 2px पाई 2p पाई 2py, ठीक है। ये दोनों पाई बॉन्ड है और ये जो है सेम एनर्जी के होते हैं। उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट में आता है हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में दो दो ही फिल होंगे, तो एक दो, ये हमारे 2 और 2 4, 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो 8 में से अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, तो बेटा 8 9 10 ओके 11 12 13 14, तो 2 2 एक एक इलेक्ट्रॉन हम एक एक, पहले एक फिल करेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरीके से, क्योंकि सेम एनर्जी के हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 8 9 10 11 12 13 14, नाउ 15 16 17, तो सो 15 16 देन 17, तो यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, O2 निगेटिव का। यानी कि अब अगर हम इसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिने तो वो कितने होंगे, 2 प्लस 2 देन 2 एंड 4, तो यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग में हो गए। और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में हमारे कितने हो गए, 2 प्लस 2 4, देन एंटी बॉन्डिंग कौन सा है, प्लस 2 6, एंड यहाँ पे कितने हो गए, लगभग 7 हो गए। तो इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे तो ये 3/2 फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी आ गई है, यानी कि हम बोले अगर इसको तो ये 1.5 के लगभग आएगी। और यही सेम पैटर्न अगर हम O2 16 के लिए फॉलो करेंगे तो क्या चेंज होगा, 16 के लिए यहाँ पर से एक नंबर हट जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो हम एक इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ पर से हटा दें या फिर हम इस 2 को 1 कर देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बता देती हूँ कि ये जो है हमारा पाई 2px, हाँ पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 और 1 रह जाएंगे। अब 1 और 1 रह जाएंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि यहाँ 6 जो हमारे एंटी बॉन्डिंग आ रहे थे उसमें से एक कम हो गया, उसमें से एक कम हो गया, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 4/2 कितना होता है 2। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है 2, और O2 का तो वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहे हैं। अब O2 पॉजिटिव का करके देख लेते हैं। O2 पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हम और कम कर दें, यानी कि अब हम एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन को और कम कर देंगे, तो 10 - 5 का मतलब है 5/2, 5/2 का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5, इसका कितना आया था 2, इसका कितना आया था 1.5। अब O2 2 निगेटिव यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेट ओके, तो हमारे जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अब हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, अब वो लगभग हो गए हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 हो गए। 10 - 8 2/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी कि सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 पॉजिटिव। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे हमको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम उसको एक सिंपल एलॉगरिथम, सिंपल से फॉर्मूला से या सिंपल सी ट्रिक से कर लेते हैं कि अगर लास्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो 1.5 होगा, ठीक है। 1.5 के बाद अगर एक बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2.5 होगा। लेकिन ये ट्रिक जो है वो सब पे काम नहीं करती है, तो इसीलिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए प्रॉपर उसको ऑर्बिटल थ्योरी लगाएं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। हेंस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड होता क्या है,
बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे हमने पढ़ा था जब हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो HCl, CO, H2O, O2। भाई HCl में तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, इसमें जो कार्बन है वो अपने बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। तो यहाँ पर लोन पेयर का डोनेशन है और ये डेटिव बॉन्ड है, क्योंकि H2O में तो कोवेलेंट बन रहा है और O2 में वैसे भी कोवेलेंट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल शोज रेजोनेंस? ओके, रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, आई कैन से रेजोनेंस। अगर कोई एटम A किसी भी एटम B से बॉन्डेड है और किसी भी एटम C से भी बॉन्डेड, और यहाँ पर एक जगह पाई बॉन्ड है और एक तरफ कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना कि भाई ये जो B है इसके साथ डबल बॉन्ड कर दो और C पे पॉजिटिव चार्ज कर दो, तो ना ही उसकी कोई बॉन्डिंग चेंज होगी, ना ही उसका कुछ डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, कोई भी चीज इस तरीके की चेंज नहीं होगी। और जब इस तरीके की बॉन्डिंग चेंज नहीं होती है तो सेम स्ट्रक्चर्स जिसमें कोई और चीज नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, सेम स्ट्रक्चर बट डीलोकलाइजेशन इन द पाई बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स विल बी नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा किसमें? रेजोनेंस डेफिनेटली वहां होगा जहां पाई बॉन्ड के साथ कोई चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा। ऑप्शंस हमारे पास NH3 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो वहां पर कहीं पर भी कोई डीलोकलाइजेशन नहीं। CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब सारे के सारे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये होता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। और अगर हम चाहें तो इसके और स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। क्या करें? डबल बॉन्ड इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा नेगेटिव चार्ज। अब हम डबल बॉन्ड को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, O नेगेटिव। This delocalization of pi electrons is known as resonance. Hence, resonance is present in CO3 2 negative. In H2O again sigma bonds हैं, कोई भी resonance present नहीं होगा. Next question. A molecule with sp3 hybridization. Okay, options are CO2, NH3, BeCl2, BCl3. भाई देखिए, अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक एटम आया, दूसरा एटम आया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होने के बाद नए एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से जाके फिट हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से समझ में आता है? भाई अगर कोई ए है और उसके साथ बी शेयर हो रहा है, बी ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, तो उसके नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें बताएंगे कि उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है। जैसे कि अगर एक S और एक P कंबाइन हो रहा है तो इट विल बी sp। एक S के साथ दो P कंबाइन हो रहे हैं तो sp2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक S एक P तो दो sp बनेंगे, यहाँ पर एक S दो P तो हमारे पास तीन sp2 बनेंगे। यहाँ एक S के साथ अगर तीन P मिक्स हो रहे हैं तो 3sp3, सॉरी यहाँ पर 4sp3 नए ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है उसके थ्रू बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है भाई sp। जहां भी हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है वहां पे पाई बॉन्ड की बात नहीं आती क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड के साथ वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि तीन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि तीन नए बॉन्ड इसने बनाए और लोन पेयर भी है इसके पास में। तो अब इसके कंप्लीट लोन पेयर जो है वो है 1 और बॉन्ड है 3, और ये 4 की कैटेगरी में कौन आता है? sp3। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अमोनिया का होता है। हम बहुत ही सिंप्लिसिटी स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का इंक्लूड होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक्चुअली
पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता ही नहीं है। ओके, BeCl2 सिंपल आयनिक बॉन्ड है, हम कह सकते हैं। BCl3 इज अ कोवलेंट बॉन्ड जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इट विल बी sp2 क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड का मतलब sp2। ओके, नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड? कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा? Na एंड Cl, द बेस्ट एग्जाम्पल NaCl, अभी बताया था मैंने आपको। बाकी भी देख लेते हैं, H एंड O कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और आयनिक बॉन्ड भी बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो भाई एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो सबसे बेस्ट यही होगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी पार्शियल पोलर कैरेक्टर होता है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आयनिक बॉन्ड, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल जो है वही आयनिक बॉन्ड सबसे अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है? NaOH, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और हाइड्रोजन के साथ में भी बॉन्डेड है, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। ऑक्सीजन ने शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि NaOH एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोवलेंट और आयनिक दोनों प्रेजेंट है। H2O में कोवलेंट, CO2 कोवलेंट एंड CH4 इज ऑल्सो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉन्ड एंगल कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ NH3 is like this with lone pair. Geometry of H2O is like this with 2 lone pairs. Geometry of CH4 tetrahedral proper, ठीक है, and BeCl2 वैसे तो आपको बॉन्ड एंगल की वैल्यूज की जरूरत पड़ती, लेकिन हमारे पास ऑप्शन से ही चीजें बहुत क्लियर हो रही। भाई कोई लोन पेयर नहीं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, एक लोन पेयर आ गया बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया, 2 लोन पेयर आ गया बॉन्ड एंगल बिल्कुल कम हो गया, लेकिन यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, प्योरली 180 डिग्री का एंगल है, हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, BeCl2। नेक्स्ट, विच इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन? C2H4 कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये जो है आपके इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इथीन का, ठीक है। जो भी हमारे एल्कीन्स एल्काइंस होते हैं उसमें जो इथीन होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3, इधर भी कितने? 1 2 3 और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या कि हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 sp3 नन, sp2, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने 25 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए बैक टू बैक केमिकल बॉन्डिंग के। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा ये लेक्चर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।